नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं सब ग्रुप के ऊपर थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा ताकि जो सब ग्रुप में हमने पढ़ा है, जो अभी तक जितना देखा है जाना है वो क्लियर हो जाए। प्लस थोड़ी सी समरी भी करवा दूंगा, आपको याद भी दिला दूंगा कि कैसे हमने क्या क्या पढ़ के आए हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए इस टाइप से। प्लस प्रैक्टिस करवा दूं ताकि जो पढ़ा हुआ है, जो रिकॉल हुआ है, वो गहरा ठहर भी जाए आपके दिमाग में। तो कुछ इस तरीके से हम इस को लेक्चर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले याद करते हैं थोड़ी सी समरी। समरी में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है। मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है। ग्रुप जो है वो दोनों प्रकार से हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो फाइनाइट है, फाइनाइट होने का मतलब है जी का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। ऑर्डर होने का मतलब है कि जो जी है उसके पास निश्चित अवयव होंगे। जी के पास निश्चित अवयव होंगे। ऑर्डर ऑफ जी जो है वो किसी न किसी नंबर के बराबर होगा, तब आप कहते हैं फाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ जी किसी न किसी नंबर के बराबर होता है। कोई नेचुरल नंबर के बराबर होता है कि भाई जी के पास 20 है, 50 है, 3 है, 4 है, जो भी है एक नंबर है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं भाई ऑर्डर ऑफ जी जो है वो फिक्स नहीं है, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहते हैं इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ग्रुप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आता है ग्रुप के पास कि हमारे पास इसका एक समुच्चय ले, उसका एक उप समुच्चय ले, सबसेट ले। इसका एक उप समुच्चय लिया एच। उप समुच्चय का मतलब जो जी से बना हुआ हो, जो जी से बना हुआ हो। जी से बना हुआ तो जी के अवयव लेके बना हुआ हो, ठीक है। जी से उधार लेके एच बना हुआ हो, चाहे वो सारे ही ले ले, चाहे उससे एक ले, दो ले, तीन ले, वो उसकी मर्जी है। हर कोई उप समुच्चय कहलाता है। जो जी से लेके बना हुआ है, जिसके पास जो अवयव हैं वो जी के ही अवयव हैं, तो वो उप समुच्चय, चाहे वो बराबर हो चाहे वो छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। अब हम उप समुच्चय के साथ देखते हैं कि अगर ये जो उप समुच्चय है, ये जो उप समुच्चय है, अगर ये भी जो जी की संक्रिया थी उसी संक्रिया के लिए ये भी अगर ग्रुप बना लेता है, तो अगर एच ने भी ग्रुप होने की सारी शर्तें, जो जी की संक्रिया थी वही संक्रिया एच ने रखी, और एच ने भी उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होने की सारी शर्तें पूरी कर दी, तो हम कहते हैं कि भाई ये उप समुच्चय जो है वो उप समूह बन गया। उप समुच्चय क्या बन गया? उप समूह बन गया, जिसे सब ग्रुप कहते हैं। इसे हम सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये समझने की बात है कि अगर आपका ग्रुप जी जो है वो फाइनाइट है, जी अगर फाइनाइट है, ग्रुप अगर फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली बात है आपका एच जो होगा वो भी फाइनाइट होगा। क्योंकि अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं और उसके पास निश्चित पैसे हैं, तो उधार जो लेगा वो भी निश्चित पैसे ले सकता है। अगर मेरे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए हैं और कोई मुझसे उधार लेने आ रहा है, तो मैं क्या दे पाऊंगा? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं दे सकता। तो अगर मैं खुद फाइनाइट हूँ तो मुझसे उधार लेने वाला भी फाइनाइट होगा, तो कोई इशू नहीं है इस बात में। क्लियर है ये बात? अगर जी इनफाइनाइट हुआ, अगर अपरिमित समुच्चय होता है जी, तो फिर एच जो है वो दोनों हो सकता है। एच फाइनाइट भी हो सकता है और एच इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई मैंने अनंत पैसे थे मेरे पास, अनंत पैसे मैंने दे दिए तो वो भी अनंत हो गया। या हो सकता है मेरे पास अनंत पैसे थे लेकिन मैं कंजूस था तो मैंने उसको 1-2 रुपया खुला दे के घर भेज दिए, तो दोनों हो सकते हैं। अगर जी इनफाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और मे बी इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब हम अगर फाइनाइट फाइनाइट वाले की बात करें तो यहाँ पर हमारी एक थ्योरम है जिसका नाम है लांगरास थ्योरम। लांगरास थ्योरम, लांगरास थ्योरम हमें कहती है कि भाई जब जी फाइनाइट हो और उसका सब ग्रुप फाइनाइट हो, तो ऑर्डर ऑफ एच जो है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करेगा। ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। यानी ऑर्डर ऑफ एच जो होगा, जो एच का ऑर्डर होगा, वो जी के ऑर्डर को हमेशा विभाजित करेगा। विभाजित करेगा इसका मतलब सब ग्रुप होगा ये नहीं है, सब ग्रुप होगा तो विभाजित करेगा। अगर एच एक परिमित उप समूह है किसका? जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच हमेशा ऑर्डर ऑफ जी को विभाजित करेगा। ये लांगराज थ्योरम कहते हैं, कमाल की थ्योरम है, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप ऊपर जाके देख लीजिएगा। अब अगर आपको शर्त चाहिए, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट शर्त चाहिए, मतलब ऐसी शर्त चाहिए जो अगर काम कर गई तो उपसमूह होगा ही होगा, इसे कहते हैं आवश्यक एवं पर्याप्त। इसका मतलब ये बात दोनों साइड से सही है। आवश्यक एवं पर्याप्त, ये आवश्यक क्या है, ये पर्याप्त क्या है, इसे समझिए बेटा बात को। आवश्यक पर्याप्त का मतलब है ऐसी शर्त मैं बताने वाला हूँ जो ज़रूरी भी है और अगर ये काम कर गई तो अपने आप में पर्याप्त भी है, ये कहने के लिए कि भाई उपसमूह है, ठीक है। तो अगर जी परिमित है, पहले परिमित के लिए बता देता हूं। यदि जी परिमित समूह है, ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप है
तो तथा H इसका अरिक्त समुच्चय, तो H G का उपसमूह होता है। ये मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, समरी करवा रहा हूँ कि वापस से याद आ जाए। शर्त ये थी कि A और B अगर दो चीज़ें H से ली जाए, प्रत्येक A और B, ये नहीं कि ये इन दो के लिए सत्य हो गया, कोई दो के लिए गलत हो गया, नहीं, एक के लिए भी गलत नहीं होना चाहिए। हर जोड़े के लिए H में से दो के जोड़े, सारे पॉसिबल जितने भी जोड़े हैं, सारे जोड़े उठाने हैं और उनकी संक्रिया करवानी है, देखना है कि सब कुछ वापस H में आता है नहीं आता। अब इसी बात को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है एक और लिखने का, वो है H H बराबर H। H H बराबर H का क्या मतलब हुआ कि H का अवयव H के अवयव से संक्रिया करें, H समुच्चय को H समुच्चय से संक्रिया करवाएं। संक्रिया कौन सी, जो है, जो भी ग्रुप होगा उसकी जो संक्रिया होगी वो संक्रिया करवाएं और वापस हमें क्या बने, H ही बने। इसका मतलब है कि H के दो अवयव लेने पे, संक्रिया कराने पे H के ही अवयव बनेंगे। ये लिखने का छोटा तरीका है ना। तो चलिए एक बात समझ आएगी। अब ये जो शर्त है ये केवल तब काम करती है जब परिमित होता है, यानी अपरिमित हो तो आपको ये चीज़ें बदलनी पड़ती है। जब जी जो है वो इनफाइनाइट सेट हो, आपकी ये शर्त फिर काम नहीं करती। अगर जी जो है वो इनफाइनाइट सेट हो, इनफाइनाइट ग्रुप हो, तो आपको ये जो कंडीशन है ये हटानी पड़ती है और इस कंडीशन के बजाय आपको लगाना होता है ए बी एच में हो तो ए बी इनवर्स बी एच में आना चाहिए। तब हम कहते हैं कि भाई सब ग्रुप है, वरना नहीं है। या फिर इसी शर्त का दूसरा रूप भी आप लिख सकते हैं, एच एच इनवर्स। अगर एच को एच इनवर्स से संक्रिया करें, वापस एच आ रहा है, इसका मतलब है कि एच जो है वो एक सब ग्रुप है। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक बातें हैं तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और बेहतर हो जाए। ठीक है, सब ग्रुप वाले जो क्वेश्चन है, सब ग्रुप यही है ना। तो आइए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और कोई थ्योरी आएगी तो मैं वापस आपको रिकॉल कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये जेड प्लस ये ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूछा गया कि परिमित उपसमूह बताइए। इसके जो परिमित उपसमूह है वो बताइए। थोड़ा सा मैं इसके डिटेल में जाना चाहूँगा। परिमित उपसमूह की संख्या बताइए। सुनिए बेटा, कितनी होगी, कितनी संख्या है। तो पहले समझिए कि z कौन है। z है पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों में आपके पास आते हैं 0 +1 +2 +3 +4 एंड डैश 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 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, ये z है। ये परिमित, ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है, साफ दिख रहा है, इनफाइनाइट सेट है, इसमें कोई इशू नहीं है। जोड़ के लिए समुच्चय, ये जो है, ये जो z समुच्चय है ये जोड़ के लिए ग्रुप बनाता है, तो ये आपका इनफाइनाइट ग्रुप हो गया जोड़ के लिए, मतलब अपरिमित ग्रुप हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका परिमित उपसमूह बताइए। परिमित उपसमूह, पहले मैं इसके उपसमूह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि z जो है बेटा, इसके हर कोई सब ग्रुप बनेगा, हर कोई। अगर आप a को, अगर z को किसी भी a से गुणा कर दें, किसी भी a से गुणा कर दें, हर a से गुणा करने के बाद, हाँ a कौन है, a पूर्णांक की है, a पूर्णांक की है। अगर आप z को किसी भी a से गुणा कर दें तो ये हर जो बनेगा, हर समुच्चय जो बनेगा वो उपसमूह होगा, हर कोई। मेरी बात समझ रहे हैं आप। मेरी बात, a का मतलब क्या है, a का मतलब है 2 है, 3 है, 4 है। जैसे 2z कर दिया, पूरे z के अवयव को 2 से गुणा कर दिया, 3z कर दिया, 4z बना दिया, 5z बना दिया, 6z बना दिया, तो आप कुछ भी बनाएंगे ये सब के सब जो है उपसमूह बनेंगे, सब के सब उपसमूह होंगे। पहली बात तो देखिए 2z क्या होगा, 2z क्या होगा, 2 से गुणा करने से। 2z कौन है, 2z है 2 से गुणा करने के बाद। जैसे आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन, तो -2 -4 -6 एंड डैश डैश डैश। अब देख लीजिए 2z जो है वो z के अंदर आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि 2 यहाँ होगा, 4 6 ऊपर से लिया गया, तो 2z जो होगा वो z से आएगा, तो 2z है वो उपसमुच्चय है z का, कोई इशू नहीं है। और उपसमूह वाली अब आप जो शर्त है वो लगा के चेक कर सकते हैं, ये उपसमूह है, कोई भी देख लीजिए यहाँ से कोई भी उपसमूह वाली शर्त लगाइए। उपसमूह की शर्त क्या थी कि मैं कोई भी 2z से लूँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट अगर मैं 2z से लूँ तो क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स वापस किस में आना चाहिए, 2z में आना चाहिए, यही तो है। तो यहाँ से आप कोई भी 2 नंबर उठाइए, ए बी इनवर्स करके देखिए 2z में आएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न पहले दूर करना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए आपने कहा कि सर हमने मान लीजिए ए ले लिया 4 और बी ले लिया हमने 6, ठीक है, तो ए बी इनवर्स के हिसाब से तो फिर 4 6 का इन्वर्स, तो ये तो 4/6 हो जाएगा,
और 4/6 जो है वो तो 2/3 होगा, 2/3 जो है वो तो 2z में नहीं आएगा। आप यही सोच रहे होंगे। अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? बेटा हमेशा गुणा नहीं होता, मैंने बार बार बताया, गुणा गुणा नहीं होता, गुणा गुणा नहीं होता। यहाँ पे संक्रिया होती है। संक्रिया यहाँ किस चीज़ की है? प्लस की। तो ये प्लस है। ये जो ए बी लिखा हुआ है ये कुछ ऐसा पढ़ा जाता है, ए स्टार बी इनवर्स। और यहाँ पे ए स्टार कौन है? स्टार है प्लस, तो ये है ए प्लस बी इनवर्स। अब आप कहेंगे सर फिर ऐसे गुणा में क्यों लिखा गया? अरे गुणा में नहीं लिखा गया बेटा, बार बार चिक चिक के कह रहा हूँ, गुणा में नहीं लिखा गया। बीच में स्टार का चिन्ह था, स्टार का चिन्ह लिखना आसान नहीं होता, इसलिए हमने स्टार के चिन्ह को हटा दिया। और अब ये मान के चला कि एटलीस्ट आप कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज का ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो अब आपके पास इतनी समझ हो गई होगी कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो सामने खड़ा है वो घोड़ा नहीं है, तो एक बार में आप समझ गए होंगे कि वो घोड़ा नहीं है, बस बात खत्म। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सामने खड़ा है, वो यहाँ गुणा नहीं है, वो एक संक्रिया है। यहाँ पे जो भी संक्रिया होगी वो उसकी जगह आ जाएगी। तो यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, तो ये ए प्लस बी इनवर्स है। और प्लस के लिए जो बी इनवर्स होता है, बी का प्रतिलोम, जोड़ के हिसाब से प्रतिलोम माइनस का चिन्ह होता है, तो ये हुआ ए माइनस बी। तो ये जो ए बी इनवर्स है ये इस संक्रिया के लिए जब प्लस में लिखते हैं, जब आप प्लस में होता है तो ए बी इनवर्स का मतलब हुआ ए माइनस बी। तो ये पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी वापस 2z में आएगा नहीं आएगा? तो देख लीजिए 4 - 6 कितना होगा? -2 वापस यहाँ आया नहीं है। और ट्राई करके देख लीजिए कोई और, तो 2z इसमें आएगा। 2z नहीं, मैंने जैसे कहा कि हर ए जेड, आप कुछ भी लीजिए, कोई भी ए ले लीजिए, हर ए जेड जो होगा वो जेड का उपसमुच्चय होगा। और जी जे जो जेड है, जो पूर्णांकों का समुच्चय है, उसका एक उपसमूह होगा। ठीक है, तो हर ए जेड जोड़ के लिए उपसमूह होगा जेड का। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आप जितने भी और बनाएंगे, जितने भी सब ग्रुप बनाएंगे, जितने भी उपसमूह बनाएंगे, सारे उपसमूह में सिर्फ एक उपसमूह ऐसा होगा जो फाइनाइट होगा, बाकी सब इनफाइनाइट होंगे। ए का मान 1 लेने पे पूरा का पूरा जेड आ जाएगा। ए का मान पूरा 1 लेने पे जेड आ जाएगा, आ गया। ए का मान 2 लेने पे भी 2z आ जाएगा, वो भी इनफाइनाइट ही होगा, चिंता मत कीजिए, वो भी इनफाइनाइट ही होगा। अनंत तक अवयव आएंगे, क्योंकि हर जेड में अनंत अवयव थे, हर अवयव को 2 से गुणा करेंगे तो संख्या तो अनंत ही रहेगी, तो इनफाइनाइट आ गया। ए का मान 3 लेने पे भी 3z आएगा, वो भी इनफाइनाइट ही होगा। 4z 5z सब इनफाइनाइट होंगे। एक हाँ, लेकिन एक इनफाइनाइट नहीं होगा, वो होगा a बराबर 0 लेने पे। जब आप a बराबर 0 लेंगे तो 0z बनेगा, और 0z जो होगा वो सबको 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा, तो ये आपका 0 आएगा। 0 मतलब ये आपका सबसे छोटे वाला जो सब ग्रुप है ई जिसे कहते हैं, ई यहाँ पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ की संक्रिया है, तो जोड़ के लिए ई कितना होता है? योग के लिए ई कितना होता है? योग के लिए ई 0 होता है, तो ये 0 है, तो ये एक होगा, बाकी सारे के सारे इनफाइनाइट होंगे। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे सार निकाल देता हूँ कि z के सारे के सारे ए जेड जो है सबके सब उपसमूह होंगे, ए जेड उपसमूह होंगे। ए कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं आप, कोई भी पूर्णांक लीजिए, सबके सब उपसमूह होंगे। लेकिन ए का मान अगर आप 0 लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ h क्या बन जाएगा? सिर्फ 0 एलिमेंट बन जाएगा। उसके अदरवाइज अगर आप a 0 नहीं लेते हैं, 0 को छोड़ के कुछ भी लेते हैं, तो फिर h बराबर आपका ए जेड आएगा, जो कि इनफाइनाइट होगा। बाकी सब के सब इनफाइनाइट होंगे, मतलब अनंत उपसमूह होंगे, सबका साइज अनंत होगा, बस एकमात्र यही एक फाइनाइट होगा। उपसमूह भी होगा प्लस फाइनाइट भी होगा, सिर्फ एकमात्र एक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 1। मैंने डिटेल में क्यों बताया? ताकि और भी बातें इसकी जो है वो आपको पता लग जाए। ठीक है, आगे बात सुनने, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आए। परिमित उपसमूह नहीं पूछा इसने, हर ए जेड, मैंने कहा कि हर ए जेड उपसमूह है, लेकिन इसने पूछा परिमित कितने होंगे। परिमित सिर्फ एक होगा, बाकी सब अपरिमित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है जी ए स्क्वायर ए क्यूब एंड डैश डैश ए की पावर 10 करने पर ई आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये चक्रीय समूह है, यहाँ कोई इशू नहीं है आपको कि ये चक्रीय समूह है, और जी जो है वो 10 अवयवों का समुच्चय है। तो जी जो है वो चक्रीय है, चक्रीय हैं तो जनक भी होंगे, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो अब ये पूछा गया है कि कितने उपसमूह होंगे, इसके उपसमूह कितने होंगे वो बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, उपसमूहों की संख्या बताइए। देखिए मैं अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, चक्रीय के उपसमूह कैसे निकालते हैं, उपसमूहों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए
कुछ कारगर बातें सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं इसके ऊपर, कंपटीशन में भी बहुत बनते हैं। उप समूह की संख्या, देखिए उप समूह की संख्या, अब आपको याद आता होगा मैंने एक बार बताया था कि एक परफेक्ट फॉर्मूला अभी तक हमारे पास नहीं है कि किसी भी ग्रुप के उप समूह हम निकाल सके, नहीं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के उप समूह है जिनके हम निकाल सकते हैं, खासकर चक्रीय के उप समूह की संख्या हम बता सकते हैं कि चक्रीय के कुल कितने उप समूह होंगे, चक्रीय ग्रुप के कितने उप समूह होंगे। सिर्फ चक्रीय ग्रुप के बारे में पता है, और किसी के बारे में नहीं है। चक्रीय परिमित ग्रुप के बारे में हम जानते हैं। अगर कोई ग्रुप चक्रीय है और परिमित है, रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप के लिए ही हमें पता है, बाकियों के लिए नहीं पता है। क्या पता है, देखिए सुनिए, बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। नंबर 1, हमें पता है जनकों की संख्या, नंबर ऑफ जनरेटर। जनकों की संख्या ही एक्चुअली उप समूहों की संख्या है। उप समूहों की, देखिए जनरेटर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जनरेटर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, जनरेटर कैसे निकालते हैं। अभी आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो भी मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या था। देखिए जी जो है वो, मान लीजिए उसका जनरेटर जो है वो ए है, और हमने पढ़ा था कि हर एलिमेंट जनरेटर होता है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर होता है। हर एलिमेंट जनरेटर होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। प्रत्येक अवयव चक्रीय ग्रुप का जनक होता है जिसका ऑर्डर, चक्रीय ग्रुप का जनक होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप की कोटि के बराबर होती है, ग्रुप की कोटि के समान होती है। याद आया आपको, जिस भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है वो जनरेटर है। तो ए इज ए जनरेटर, ए जो है वो जनक है। कब है, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर ए के ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तो फिर वो जनरेटर है, ठीक है। इस तरीके से हम जनरेटर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको याद दिलाता हूँ, एक चीज़ और भी याद होगी आपको कि देखिए पीछे पढ़ना पड़ेगा आपको, पीछे जाके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले यहाँ से समरी की बात की थी, यहाँ मैं समरी बताऊँगा। तो कोई भी एलिमेंट, अब जी जो है वो चक्रीय ग्रुप है, जी जो है वो चक्रीय ग्रुप है, और चक्रीय ग्रुप क्या क्या होता है, सब एलिमेंट जो है वो एक ही पावर में होते हैं। ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5 एंड डैश डैश डैश, इस तरीके से अगर एन अवयव है तो ए की पावर एन तक ये जाएगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन कौन जनक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है इसे पी कहते हैं। पावर को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। हम पी का एन के साथ महत्तम समावर्त्य निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, जिसको जीसीडी भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दीजिए, चाहे जीसीडी बोल दीजिए, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पी को और एन को डिवाइड करने वाला यानी महत्तम समावर्त्य निकालिए, और जिनका महत्तम समावर्त्य बेटा एक आए एन के साथ, एन कौन है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कौन है, एन है। ग्रुप के ऑर्डर जो है उसके बराबर जिनका जीसीडी जो है वो महत्तम समावर्त्य एक आता हो, वो सारे एलिमेंट जनक है। तो आपके इसमें आ जाइए, इसमें देखिए आपका 10 तक का था, ए की पावर 1, ए की पावर 2। देखिए मैंने पहले भी ये व्युत्पन्न करवाया हुआ है, ये चीज़ें मैंने करवाई हुई है, आप जाके पीछे देख सकते हैं कि ये 10 है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, यानी एन बराबर 10 हो गया। अब आपको देखना है किन का 10 के साथ, ये सब पी है, ये जो सब पावर है ना ये सब पी है। अब आप इन पी में से देखना है कौन से पी का एन के साथ जीसीडी 1 आता है। सबसे पहले इसका ले लीजिए, 1 का और 10 का महत्तम समावर्त्य 1 आएगा, तो इसका मतलब ये जनक है, यस ये जनक है। 2 का और 10 का महत्तम समावर्त्य 2 आएगा, क्योंकि 2 और 10 में 2 का भाग जाता है, तो ये नहीं है। 3 का और 10 का महत्तम समावर्त्य 10 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 और 10 को दोनों को विभाजित करने वाला 1 के अलावा कोई और नहीं है। ये लीजिए 4 और 10 का महत्तम समावर्त्य 2 आएगा, नहीं 4 नहीं है। 5 और 10 का नहीं है, तो कौन कौन हुआ, एक तो हुआ ए, एक हुआ ए क्यूब, एक हुआ ए की पावर 4 नहीं होगा, ए की पावर 5 नहीं होगा, ए की पावर 6 नहीं होगा, ए की पावर 7 होगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ए की पावर 7 जो है वो करने पर 7, ए की पावर 7 और 10 का लघुत्तम महत्तम समावर्त्य 1 आता है। फिर 8 और 10 का 2 आ जाएगा, 9 और 10 का,
हाँ 9 और 10 का 1 है, तो ये लीजिए, फिर 10 का 10 के साथ 10 आएगा। तो ये 4 एलिमेंट आए जिनका महत्तम समावर्त्य, जिनकी पावर का महत्तम समावर्त्य ग्रुप की कोटि के साथ 1 दे रहे हैं। वो सब, ये सब के सब क्या हैं, जनक है। तो टोटल जनक कितने हुए, 4 जनरेटर है। जितने जनक हुए उतने ही, जितने जनरेटर हुए बेटा उतने ही क्या होते हैं, उपसमूह होते हैं। नंबर ऑफ सब कितने हुए, 4। नंबर ऑफ जनरेटर भी निकाल लिए, कौन कौन जनरेटर है ये भी पता लग गए। तो ये जो चक्रीय ग्रुप की बातें ना, ये पूछी बहुत जाती है, बहुत बार इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एच और जी जो है वो 2 उपसमुच्चय हैं जी के, किसी ग्रुप जी के। उपसमुच्चय है आबेली ग्रुप जी के, आबेली ग्रुप जी के, ठीक है। देखिए उपसमुच्चय है, उपसमूह नहीं है, उपसमुच्चय है। क्या है बेटा, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय होना सिर्फ नॉर्मल बात है, उपसमूह होने का मतलब फिर वो तो उपसमूह वाली शर्तें भी पूरी करेगा, तब जाके उपसमूह बनेगा बेटा, याद रखिएगा। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय तो कोई भी जी से अवयव लेगा, उधार ले लेगा, वो उपसमुच्चय बन जाएगा। लेकिन उपसमूह, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर बनेगा, तब जाके सब इंस्पेक्टर बनेगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उपसमूह। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बात सब सही है, ग्रुप जी के तथा एच के जो है, इनका जो कॉम्प्लेक्स है, एच और के को जब हम संक्रिया करके बनाते हैं एच के जो है वो जी का उपसमूह है। बोली एच और के जो है वो तो उपसमुच्चय है, लेकिन एच के जो है वो उपसमूह है। बताइए ये कब संभव है, ऐसा कब होगा? तो भाई रुक जाइए, पहले बताता हूं कि ऐसा कब संभव होगा। ऐसा केवल और केवल एकमात्र पॉसिबिलिटी है जब ऐसा होगा, एच और जी जो है, एच और के, सॉरी मैं जी लिख रहा हूं यहाँ पे, के, ये उपसमुच्चय नहीं हो सकते हैं। खाली उपसमुच्चय अगर हुए तो उपसमुच्चय जो है वो एच के जो है वो उपसमूह नहीं बन सकता। उपसमूह एच के जो है वो उपसमूह केवल और केवल तब बनता है जब एच और के दोनों उपसमूह होते हैं। ये दोनों के दोनों अगर सब ग्रुप होंगे तो ही जी संक्रिया एच जो है, एच संक्रिया के जो है वो उपसमूह बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है यदि एच और के, यदि एच तथा के उपसमूह है, अगर ये दोनों उपसमूह है तो ही जो एच के है वो उपसमूह होता है। तो अगर एच के उपसमूह बना है तो फिर भाई सीधी सीधी बात है, एच और के दोनों ही उपसमूह है। क्योंकि दोनों अगर उपसमूह नहीं होते तो यही नहीं बन सकता था। आई बात में? चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है। आपको एक बात पता है, जी है, जी के मान लीजिए 2 उपसमूह है, उपसमूह, एक का नाम भैया एच है और एक का नाम के है, ठीक है। अब आपने ये तो बात आपको कंफर्म होगी, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होगा कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो उपसमूह होता है। अगर एच और के उपसमूह है तो एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होता है, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन एच यूनियन के का क्या, एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप होता है या नहीं होता, यस या नो? तो जवाब है कंफर्मेशन नहीं है। ये देखिए ये कंफर्म है, पुख्ता है एकदम। एच और के अगर 2 उपसमूह है, अगर दोनों के दोनों उपसमूह है बेटा, अगर ये सब ग्रुप है, ये दोनों अगर सब ग्रुप है, उपसमूह है, तो एच इंटरसेक्शन के दोनों का इंटरसेक्शन उपसमूह होता ही होता है, होता ही होता है। लेकिन यूनियन जो है वो सब ग्रुप है, कभी तो बेटा बन जाता है, कभी नहीं बनता। जबरदस्त काम है यार, मजाक कर रखा है इसने तो। कभी तो बन जाता है एच यूनियन के, कभी तो जो है उपसमूह बन जाता है और कभी नहीं बनता। कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता। अब कभी कभी होती है, उससे गणित में जगह नहीं मिलती। गणित में कभी कभी के लिए जगह नहीं है। गणित में या तो फिर कोई चीज़ हमेशा गलत हो या हमेशा सही हो, कभी कभी के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर आप गारंटी देना चाहें, मैं आपसे गारंटी मांगना चाहता हूं कि वो परिस्थिति बता दीजिए जब गारंटी हो कि भाई एच यूनियन के भी उपसमूह बनेगा। ऐसी कोई जगह है क्या, कोई जगह है क्या ऐसा जब आप गारंटी दे सकते हो? देखिए हमेशा ये नहीं होता, हमेशा कभी एच यूनियन के जो है उपसमूह बना लेता है, कभी नहीं बनाता है, चलता है। लेकिन क्या मुझे आप बता सकते हैं वो स्पेशल कंडीशन जब वो बनाता ही बनाता होगा, पक्का ही होगा कि बनेगा ही बनेगा? तो इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एच और के में से एक और एक ना हो। एक और एक ना हो मतलब या तो एच जो है वो के अंदर आए, एच के का उपसमुच्चय हो, या फिर के एच का उपसमुच्चय हो। तो ऑब्वियसली बात है एच या के में से एक का अस्तित्व तो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि अगर एच के अंदर आएगा, एच के अंदर आएगा, ये क्या है, ये है ऐसा कि के है,
के अंदर एच है, तो जब के अंदर एच है तो एच यूनियन के कितना हो गया, एच यूनियन के तो के ही हुआ फिर। और अगर के एच के अंदर आया, ये एच है और एच के अंदर के आया, तो के यूनियन एच बराबर एच हो जाएगा। और एच आए चाहे के आए, ये तो उपसमूह है ही। तो यूनियन उपसमूह तभी बनेगा जब एक का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक का अस्तित्व होने में तो एक जना दूसरे के अंदर चला जाए, तो या तो एच बचे या के बचे, कोई एक बचेगा तो उपसमूह होगा ही होगा। तो ये केवल तभी उपसमूह बन सकते हैं जब दोनों में से एक उपसमूह दूसरे उपसमूह को अपने अंदर अंतर्विष्ट करे, अपने अंदर समाहित कर ले, अपने अंदर ले ले। एच के को अपने अंदर ले ले या फिर के एच को। देखिए रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे बात कि एच यूनियन के, अगर आप मुझसे गारंटी चाहते हैं कि सर वो गारंटी बताइए जब एच यूनियन के है, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, ये बात तो आपने बता दी। लेकिन जब बनेगा, जब भी बनेगा, किसी दिन अगर बन जाता है तो वो कौन सी स्थितियां होगी जब ऐसा होगा, मतलब मावस कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, या पूर्णिमा होगी तो उस दिन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि पूर्णिमा है, कैसे पता चलेगा कि अमावस है। तो आप मुझसे गारंटी चाहते हैं कि सर अमावस की गारंटी बताइए, कि क्या गारंटी है कि आज का दिन अमावस है। तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि भाई अगर एच यूनियन के आप चाहते हैं कि सब ग्रुप बने, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको या तो एच जो है, जो सब ग्रुप आपका एच है वो के अंदर आए या के एच के अंदर आए, मतलब एच या तो के से छोटा हो या के एच से छोटा हो, तो ही ये उपसमूह यूनियन जो है वो उपसमूह बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये यूनियन के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी थी कि यूनियन जो है वो बनाते, नॉर्मली नहीं बनाते, लेकिन जब बनाते हैं तो वो सिर्फ इस विशेष परिस्थिति के अंदर ही बनाते हैं कि भाई या तो एच तू आत्मदाह कर ले, मतलब बलिदान दे, या फिर मैं बलिदान दूं, दोनों में से हम में से एक जना बलिदान देगा तो ही यूनियन जो है वो जो झंडा है ये लहराता रहेगा, वरना झंडा झुक जाएगा। तो अब आ जाते हैं इकाई के घनमूलों पे। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये गुणा के लिए ग्रुप है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल है साहब। ओमेगा कौन है भाई, ओमेगा इकाई के घनमूल है, तो ओमेगा बराबर होता है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर कौन है, ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये है आपका ओमेगा और ये है आपका ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब ये चक्रीय ग्रुप है, हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल चक्रीय ग्रुप है। तो बताइए जनक कौन कौन है। तो इसका जो है ना, आराम से आप निकाल सकते हैं। एक को आप ओमेगा की क्यूब लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लूँ इस समुच्चय को, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, एक को ओमेगा क्यूब लिखा जा सकता है। अब यहाँ आप पूछेंगे कि सर कौन कौन जनक है, तो बेटा ऑर्डर कितना है ग्रुप का, 3, एन कितना हुआ 3, तो जिनकी पावर का महत्तम समावर्त्य 3 के साथ 1 आता है वो सब क्या है, वो जनक है। तो भैया जनक हुआ क्योंकि ये 1 है, इसकी पावर कितनी है 1, 1 और 3 का महत्तम समावर्त्य 1 आता है, जनक है। 2 का और 3 का महत्तम समावर्त्य 1 आता है, जनक है। 3 का और 3 का महत्तम समावर्त्य 3 आएगा, जो कि 1 नहीं है, इसलिए जनक नहीं है। तो जनक कौन हुआ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 हुआ ओमेगा, ये 2 सेट ऑफ जनरेटर्स। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए ओमेगा से बना के दिखाता हूँ। ओमेगा की पावर 1 करने पर ओमेगा खुद आ जाएगा, ओमेगा की पावर 2 करने पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। ओमेगा की पावर 3 करने पर 1 आ गया, बन गए। अच्छा ओमेगा स्क्वायर से बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ओमेगा की पावर 2 करने पर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करने पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 2 पावर करने पर ये 4 हो गया, 4 का मतलब हो गया 3 और 1, 3 का मतलब ओमेगा का 1, 3 का मतलब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा हो गया। तो ये लीजिए, इसका स्क्वायर करते ही ओमेगा आ गया। अब इसकी पावर 3 करते ही ये 6 पावर हो जाएगी, 6 पावर का मतलब ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, ये 1 आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी आपका एज ए काम करेगा जनरेटर का, जनक का। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनक पहचाने का दूसरा तरीका भी आपको याद होगा कि कोई भी अवयव उठाइए, उसकी पावर करते जाइए, उसकी पावर करते जाइए, उसकी पावर पे अगर हर पावर पे कोई ना कोई अवयव आ रहा है ग्रुप का, तो समझ जाइए कि वो जनक है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको थोड़ा अगर कोई डाउट है छोटा मोटा तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप भी आपका चक्रीय है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ मैं आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए।
ये गुणा के लिए ग्रुप है, इसमें जनक पूछे गए हैं, बताइए कौन कौन जनक है। तो समझिए एक तो पहली बात कि तत्समक कभी भी जनक नहीं होता, गुणा की संक्रिया है, गुणा के लिए तत्समक एक है, एक जो है तत्समक कभी भी जनक नहीं होता। तत्समक केवल और केवल तब जनक होता है जब ग्रुप भी केवल तत्समक अवयव का हो। केवल ये देखिए मैंने पढ़ाया हुआ आपको, आप नोट में पढ़ाया हुआ है मैंने कि तत्समक जब जी जो है वो ई के बराबर होता है उसी समय सिर्फ तत्समक जनक होता है, अन्यथा तत्समक जनक नहीं होता। अभी आपका ग्रुप 4 साइज का है, 4 अवयवों का ग्रुप है, तो इसमें तत्समक जनक नहीं हो सकता, तो ये तो आपका बाहर हो गया रेस से। और नहीं क्यों हो सकता, और भी ट्राई कर लीजिए, एक की पावर कितनी भी कीजिए वो एक ही बनाएगा हर बार, एक की पावर एक, एक की पावर एक, दो एक, एक की पावर तीन, कोई और अवयव बनाएगा ही नहीं, तो ये जनक हो ही नहीं सकता। -1 जो है वो भी जनक नहीं हो सकता, क्यों, -1 की पावर 1 करेंगे -1 बना देगा, ठीक है। -1 की पावर 2 करेंगे तो -1 इंटू -1 +1 आ गया, यहाँ तक ठीक है, इसने बना लिया इसको बना लिया, लेकिन इन दो को नहीं बना पाया ना। अब -1 की पावर 3 करेंगे वापस -1 आ जाएगा, -1 की पावर 4 करेंगे +1 आ जाएगा, तो ये जनक नहीं हो सकता, क्योंकि जनक की हर पावर पे एक एक अवयव आते हैं, चारों अवयव आने चाहिए थे जो कि नहीं आ रहे हैं। अगर हम आयटा को चेक करें तो आयटा हमें देगा, आयटा की पावर 1 करने पर आयटा यानी खुद आ गया, ऑब्वियसली बात है, एक पावर पे तो खुद ही आएगा। आयटा की पावर 2 पे -1 आ जाएगा, आ गया। आयटा की पावर 3 पे माइनस आयटा आ गया, ये अवयव आ गया। फिर आयटा की पावर 4 पे +1 आ गया, देख लीजिए सब आए नहीं आए, जनक हुआ नहीं हुआ, हो गया। ऐसे ही आप माइनस आयटा को चेक कर लीजिए, माइनस आयटा भी जनक है। माइनस आयटा क्यों जनक है, माइनस आयटा की पावर 1 करने पर माइनस आयटा, माइनस आयटा की पावर 2 करने पर माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर का मान -1, माइनस आयटा की पावर 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस आयटा प्लस आयटा, आयटा माइनस आयटा की पावर 4 करने पर ये हो गया +1, ये लीजिए हो गया। तो कौन कौन जनक हुए, यहाँ जनरेटर कौन कौन हुए, जनरेटर 2 ही हुए, एक हुआ आपका आयटा और एक हुआ आपका माइनस आयटा, आयटा एंड माइनस आयटा, ये 2 आपके जनक हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक ग्रुप है, एक चक्रीय ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 12 है, इसके जनरेटर बताइए। एक चक्रीय ग्रुप है जिसका ऑर्डर 12 है, इसके जनकों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है अभी, आराम से एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता दिया था। 12 अवयव है, इसका मतलब है a की पावर 1, पहला अवयव a की पावर 1, दूसरा अवयव a की पावर 2, तीसरा अवयव a की पावर 3, चौथा अवयव डैश डैश a की पावर 12, ऐसे होगा। तो आप वो निकाल लीजिए जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आता हो, ये यूं माने सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए। ये सब जो पावर है ये पावर सब p है, ये जो पावर है ये सब p है, ये n है। आपको p और n अब सापेक्षिक अभाज्य होने चाहिए, मतलब इनका महत्तम समावर्त्य जो है वो 1 आना चाहिए। जिन जिनका महत्तम समावर्त्य p और n का महत्तम समावर्त्य 1 आएगा वो सब जनरेटर है ना। तो 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग शुरू कीजिए और 12 के साथ महत्तम समावर्त्य निकालते जाइए, जिनका महत्तम समावर्त्य 1 आता जाएगा वो आपको मिलते जाएंगे। 1 का 12 के साथ महत्तम समावर्त्य निकालेंगे 1 आएगा, सही है। 2 का निकालेंगे 2 का 12 के साथ निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 का 12 के साथ निकालेंगे 3 आएगा, 4 का 12 के साथ निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 का 12 के साथ निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर 6 का 12 के साथ 6 आएगा, 7 का नहीं आएगा 1 आएगा, 8 का 4 आ जाएगा, 9 का 12 का 3 आ जाएगा, 10 का 12 का 2 आ जाएगा, 11 का 12 का 11 आ जाएगा और 12 का 12 के साथ 12 आ जाएगा। तो ये लीजिए ये 4 हो गए, ये जनरेटर है। ये कौन, a की पावर 1, a की पावर 5, a की पावर 7 और a की पावर 11, ये जो एलिमेंट है ये सब जनरेटर है, जनक है। तो कुल जनक कितने हुए, 4 हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अनंत चक्रीय ग्रुप हो अगर आपके पास, अनंत चक्रीय ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनक कितने होंगे। तो जवाब है साहब 2। बहुत सिंपल जवाब है, बहुत सिंपल, क्योंकि हमने देखिए रिपीट कर रहा हूं, हमने पढ़ा है कि फाइनाइट चक्रीय ग्रुप जो होते हैं, जो परिमित चक्रीय ग्रुप होते हैं, उनके जनक तो हम निकालते हैं तो पता चलता है कितने हैं, लेकिन अनंत चक्रीय ग्रुप के जनकों की संख्या 2 ही होती है। एक तो जो खुद ए है और एक उसका प्रतिलोम, एक तो खुद और एक खुद का प्रतिलोम, सिर्फ 2 ही जनक होते हैं, खुद और खुद का प्रतिलोम, खुद और बेटा खुद का प्रतिलोम। अनंत इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अनंत चक्रीय ग्रुप के सिर्फ 2 ही जनक होते हैं, एक तो खुद और एक उसका प्रतिलोम। अगर आपका जी जो है वो एक इनफाइनाइट ग्रुप है, अगर जी जो है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, तो इस भैया के 2 ही जनक होंगे, एक तो होगा
वो जिससे, क्योंकि चक्रीय ग्रुप है तो कोई तो जनक होगा, एक वो होगा, एक उसका प्रतिलोम होगा, बस ये दो ही जनक होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली दो होंगे, ना दो से कम ना दो से। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रुप जी के एक उप समूह, जी का एक उप समूह है एच के वाम सह समुच्चय मतलब लेफ्ट कोसेट की संख्या किसके बराबर होती है? वाम सह समुच्चयों की संख्या मतलब लेफ्ट कोसेट्स, जितने लेफ्ट कोसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, कितने लेफ्ट कोसेट बनेंगे? तो जवाब है जितने राइट कोसेट बनेंगे, दायां सह समुच्चय। क्योंकि देखिए सह समुच्चय बराबर बनेंगे, इसमें शंका है, काउंटिंग के हिसाब से बराबर बनेंगे, काउंटिंग के हिसाब से बराबर बनेंगे। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जी में एन अवयव है, A1 A2 A3 AN, तो हर अवयव जो है वो दायां, एक दायां बनाएगा और एक बायां बनाएगा। जैसे A1 है, A1 ने एक दायां बनाया और एक बायां बनाया, तो जितने एलिमेंट होंगे आपके, हर एलिमेंट एक दायां और एक बायां बनाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए दाएं सह समुच्चय कितने बने, तो आप कहेंगे उतने बनेंगे जितने बाएं बनेंगे, काउंटिंग में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे ये नहीं कह सकता, ये तो मैं तब कहूंगा जब वो पर सामान्य उपसमूह होगा। जब पर सामान्य उपसमूह होगा तो मैं कहूंगा HA1 बराबर A1H, लेकिन पर सामान्य नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जितने वाम, जितने लेफ्ट बनेंगे उनको काउंट कर लीजिए, उतने ही राइट है, जितने लेफ्ट है उतने ही राइट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जेड प्लस का नीचे दिए गए में से उचित उपसमूह कौन सा है? उचित उपसमूह कौन सा है? ऑप्शन बताता हूं क्योंकि ये तो सारा क्वेश्चन ही ऑप्शन का है। ऑप्शन पहला, बी दूसरा, दूसरा है 0 1, सी तीसरा है -1 0, चौथा है आपका +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए शब्द आया है उचित। उचित का मतलब है ना तो आप 0 ले सकते हैं ना आप जेड ले सकते हैं। तो 0 जो है वो उपसमूह होता है, क्योंकि खाली तत्समक से जो समुच्चय बनता है वो उपसमूह होता है, लेकिन उचित नहीं होता। इसलिए ये उपसमूह है परंतु उचित नहीं है। उपसमूह तो है, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, उपसमूह है परंतु उचित नहीं है, इसलिए रेस से बाहर हो गया। क्योंकि उचित में आप, उचित नहीं है, उचित में आप खुद को नहीं लेते और तत्समक अवयव वाले समुच्चय को नहीं लेते, जिसमें केवल तत्समक अवयव होता है उस समुच्चय को नहीं लेते। तो उपसमूह तो है परंतु उचित नहीं है, इसलिए ये रेस से बाहर हो गया। ये उपसमूह ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उपसमूह होता तो उप समुच्चय होता, जेड का उपसमुच्चय है, सही है, लेकिन समूह भी होता। ये समूह का है, 1 + 1 2 होता है, 2 यहाँ का है, ये तो संवर्ती नहीं है। ये तो बेटा संवर्ती नहीं है। कहाँ है संवर्त? बताइए। अगर संवर्त होता तो संवर्त की शर्त क्या होती है? अपने ही अवयव को अगर अपने ही अवयव के साथ संक्रिया कराऊंगा तो अपना ही अवयव बनना चाहिए। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 कहाँ है इसमें? तो ये तो उपसमूह ही नहीं है, उपसमूह नहीं है। सेम ऐसे इसके साथ है, 1 और 1 2 होता है, कहाँ है उपसमूह? तो इसका जवाब भी सेम वही है, ये भी उपसमूह नहीं है, दोनों ही रेस से बाहर। अच्छा ये है क्योंकि ये 2 जेड है, एक्चुअली 2 से गुणा करके बनाया गया। और मैंने आपको बताया था कि जेड को 2 से 3 से 4 से 1 से 0 से -1 से -2 से गुणा करने के बाद जो भी समुच्चय बनता है वो अपने आप में एक उपसमूह होता है। तो ये उपसमूह है। अब आप कहेंगे सर उचित कैसे लगाया? उचित ही छोटा है इससे। 2z जो है वो उपसमुच्चय है, बराबर कहाँ हुआ? जेड में 1 है, यहाँ 1 है क्या? जेड में 3 है, यहाँ 3 है क्या? नहीं है। तो ये से छोटा है, छोटा है। जेड से छोटा होना चाहिए था, तत्समक अवयव से बड़ा होना चाहिए, तत्समक से बड़ा है, और जेड से छोटा है तो उचित हुआ नहीं हुआ। तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर आपको ये पता करना हो कि एच के पास कुल कितने अवयव हैं, तो इसका फॉर्मूला है एच के पास, एच जो उपसमूह है उसके पास कितने अवयव है, के उपसमूह के पास कितने अवयव है, दोनों की गुणा कर दीजिए, बट्टा एच इंटरसेक्शन के में कितने अवयव है उनका भाग दे दीजिए। इससे आपको एच के अंदर अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। ये फॉर्मूला है, रूल जो कहते हैं। शायद मैंने नहीं लिखाया होगा, गलती होगी मुझसे, तो कोशिश करूंगा कि दोबारा इसको शामिल करूं कि एच के पास कितने अवयव होंगे। ये निकालने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के करना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में ये है कि यदि एच और के जो है वो उपसमूह है और एच के पास भैया अवयवों की संख्या है 6, के पास उपसमूह है 8, के पास 8 अवयव है। अब हमें पूछा गया है एच के अंदर न्यूनतम अवयव, एच के में कितने अवयव होंगे, लेकिन वो भी ये नहीं है कि एच के में सिर्फ अवयव पूछे, बल्कि न्यूनतम अवयव निकालने।
न्यूनतम अवयव बताइए कितने होंगे। एच के पास न्यूनतम अवयव कितने होंगे? चलिए फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से एच के पास जो अवयव होंगे वो बराबर होंगे ऑर्डर ऑफ एच जो कि 6 है, ऑर्डर ऑफ के जो कि 8 है, बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब यहाँ पे सुनिए, रुकिए और ठहरिए और लंबी सांस लीजिए। मुझे क्या करना है, मुझे इसका न्यूनतम मान निकालना है। इसका क्या निकालना है? न्यूनतम मान निकालना है। इसका मान न्यूनतम तब आएगा जब नीचे वाले का मान अधिकतम रखूंगा, क्योंकि भाग में जब बड़ा होगा, जब बड़े का भाग लगेगा तो छोटा उत्तर अपने आप ही आएगा, है ना। बड़े का भाग दोगे तो छोटा उत्तर आएगा, छोटे का भाग दोगे तो बड़ा उत्तर आएगा। तो मुझे अधिकतम निकालना है। ये अधिकतम होगा तो भाग लगेगा तो न्यूनतम अपने आप आ जाएगा। अब एच इंटरसेक्शन की अधिकतम कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे बात, बड़ी प्यारी बात बताने वाला हूँ आपको। एच इंटरसेक्शन के जो होता है, दो उप समुच्चय, दो उप समूहों का इंटरसेक्शन अपने आप में उप समूह होता है। लेकिन एच इंटरसेक्शन के जो है वो एच का और के का दोनों का उप समूह होगा, दोनों का उप समूह होगा। यहाँ बेटा बड़ी प्यारी बात है। ये बात यहाँ पे आपको थोड़ा देर 1 मिनट रुक के सांस लेके समझनी पड़ेगी कि ये मान लीजिए आपका भैया बड़े वाला ग्रुप है, ये जी ग्रुप के दो उप समूह है एच और, तो आपका जो एच इंटरसेक्शन के आता है, एच इंटरसेक्शन के, ये भी उप समूह होता है। और प्यारी बात पता है क्या, प्यारी बात, सबसे जबरदस्त बात ये है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो सिर्फ जी का ही उपसमुच्चय का ही उपसमूह नहीं होता, ये जी का भी उपसमूह होता है, के का भी होता है, एच का भी होता है। ये सबका उपसमूह होता है। बेचारा करे क्या, सबसे छोटा रह गया ना। सबसे छोटा रहने की वजह से ये एच का भी सब ग्रुप है, ये के का भी सब ग्रुप है, ये जी का भी सब, जी के तो अंदर ही है, बेचारा कहाँ जाएगा, जी का तो सब ग्रुप है ही है। जी का सब ग्रुप है, एच का सब ग्रुप है, के का सब ग्रुप है। तो हमारी जो लांगराज प्रमेय है, लांगराज प्रमेय के अनुसार, जो लांगराज थ्योरम है उसके अनुसार एच इंटरसेक्शन के अगर उप समूह है, जो कि है, तो ऑर्डर ऑफ एच के जो है वो विभाजित करेगा इन तीनों को। ऑर्डर ऑफ एच को भी विभाजित करेगा, ऑर्डर ऑफ के को भी विभाजित करेगा और ऑर्डर ऑफ जी को भी विभाजित करेगा। यहाँ अच्छी बात है, ऑर्डर ऑफ जी तो हमें नहीं पता, तो इससे तो बाहर ही निकलते हैं। सिर्फ ऑर्डर ऑफ एच हमें पता है, वो है 6 और वो है 8। अब हमें एच इंटरसेक्शन के जो है वो संभावना निकालने की, जो 6 को भी काटे 8 को भी काटे। ऑर्डर ऑफ जी हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया। ऑर्डर ऑफ जी तो हमें नहीं दिया गया, हमें 6 और 8 के। ऑर्डर ऑफ एच हमें निकालना है, कितना होगा, एच इंटरसेक्शन के निकालना है। तो देखिए, ऐसा नंबर ढूंढिए जो ऑर्डर ऑफ एच को विभाजित करे और के को विभाजित करे। तो ऐसा एक आंसर तो आया, 1 6 में भी जाता है भाग और 8 में भी जाता है, एक नंबर। दूसरा नंबर हो सकता है 2 6 को विभाजित करता है और 8 को भी करता है। और कोई नंबर 2 के अलावा 3 नहीं हो सकता, 3 6 को काटता है लेकिन 8 को नहीं काटता। 4 8 को काटता है परंतु 6 को नहीं काटता। 6 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, तो 4 नहीं हो सकता। 4 बेटा 8 को काटता है पूरा लेकिन 6 को नहीं काटता पूरा। 5 हो नहीं सकता, क्योंकि 8 और 6 दोनों को नहीं काटता 5। तो फिर 6 को काट देगा लेकिन 8 को नहीं काटेगा। 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? एच इंटरसेक्शन के ऑर्डर ऑफ एच से बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो इनके अंदर है, इससे तो छोटा ही होगा। तो बस हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, 1 और 2। लेकिन 1 और 2 में से भी हमें बड़ा ऑप्शन लेना है। क्यों? एच इंटरसेक्शन के का अधिकतम मान लेना है, क्योंकि ये अधिकतम लेंगे तो ये न्यूनतम होगा। तो अधिकतम 2 ऑप्शन हुए, 1 और 2। 1 और 2 में से अधिकतम कौन हुआ? 2। तो ये जैसे हम 2 लेंगे, अधिकतम 2 लेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एच के हमारे पास आ जाएगा 6 × 8/2। तो ये आपका हो जाएगा 48 24। अब इसका एक और ऑप्शन बन सकता है। अगर यहाँ पे न्यूनतम के बजाय यहाँ अधिकतम पूछा होता, तो यहाँ पे अगर अधिकतम पूछा होता तो ये अधिकतम होता, तो इसको क्या करना पड़ता? न्यूनतम। और न्यूनतम में क्या लेते? फिर 1 लेते तो 6 × 8 48 होता, तब हमारा आंसर आता 48। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा ये पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर जी का कोई उपसमूह है एच, जी का उपसमूह है तथा भाई जी की जो एच की जो कोटि है वो 3 है, और जी और एच का जो इंडेक्स है, इसे ऐसे लिखते हैं इंडेक्स का मतलब जानते हैं ना आप क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जी में अगर ऑर्डर ऑफ एच का भाग दे तो हमें कितना मिलेगा? हमें 7 मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, ठीक है ना। इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप है आपका, उसमें ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड करने के बाद जो आता है वो नंबर है ये। तो यूँ समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी
बटा ऑर्डर ऑफ एच दिया गया है वो कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। अब इसमें से आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 3 के बराबर है, तो वो 3 रख दीजिए, ये 3 हो गया, इधर 7 है, वो जो गुणा करने पर ही आ जाएगा, 7 या 21, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपका, 21 आ गया, ये 21 आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब जेड प्लस जो है उसके जनक बताइए, के जनक। तो इसके 2 जनक है, ऑब्वियसली बात है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ये, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के 2 जनक होते हैं, एक तो ए और एक ए का इनवर्स। तो एक तो इसका है 1 और एक है -1, क्योंकि एक का प्रतिलोम -1 होगा जोड़ के हिसाब से ना, तो जोड़ के हिसाब से एक का प्रतिलोम क्या होगा, -1। तो Z जो है वो चक्रीय ग्रुप है और इसके 2 जनक है, एक है 1, यानी आप इसको 1 से भी तैयार कर सकते हैं और आप इसको -1 से भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 2 ग्रुप है, मान लीजिए एक ग्रुप है H जिसका ऑर्डर जो है वो 8 के बराबर है, और एक ग्रुप है K जिसका ऑर्डर 12 के बराबर है। अब आपको बताना है कि दोनों के जनकों की संख्या बराबर होगी, अलग अलग होगी, या कुछ भी नहीं होगा, क्या ऑप्शन होगा। तो दोनों के दोनों ही चक्रीय है, दोनों के दोनों ही चक्रीय हैं, नो डाउट, इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों के दोनों चक्रीय ग्रुप है, दोनों में जनकों की संख्या बतानी है। तो भाई इसमें 8 है, तो पहले वो संख्याएं निकाल लेते हैं, 8 तक की वो सारी संख्याएं निकाल लेते हैं जिनका महत्तम समावर्त्य 8 के साथ 1 आता हो। तो वो कौन कौन हुआ, एक तो हो गया a की पावर 1, एक हो गया 2 और 8 का तो 2 आएगा, 3, एक 3 हो जाएगा, और 4 नहीं हो सकता, 5 हो जाएगा, और 6 नहीं हो सकता, 7 हो जाएगा, और 8। ये लीजिए, ये 4 जनक आए इसके। 12 वाले के जनक निकाल लीजिए, इसमें b नाम रख लेते हैं, b की पावर 1, b की पावर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, फिर 5 होगा, 6 नहीं हो सकता, 7 होगा, फिर 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 होगा। इसके 4 जनक हुए। तो जनक के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से दोनों बराबर है। जब चक्रीय ग्रुप 8 कोटि का होता है तो भी उसके जनक 4 होते हैं, जब 12 कोटि का होता है तो भी जनक 4 होते हैं। तो ये नहीं कि कोटि बहुत बड़ी है तो जनक ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा तो इनफाइनाइट ग्रुप की, चक्रीय ग्रुप जब इनफाइनाइट होता है तो 2 ही जनक होते हैं, तो ऐसा मत मानिएगा ग्रुप बहुत बड़ा होता है तो उसके जनक बहुत होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ देख पा रहे हैं ग्रुप 8 का है तो भी जनक 4 है, 12 का है तब भी जनक 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक है Z8 + 8, ये ग्रुप है और इसका एक उप समुच्चय H है जिसके पास 0 और 4 है। तो बताइए H के कितने सह समुच्चय बनेंगे, सभी सह समुच्चय निकालिए। तो सह समुच्चय की संख्या हम निकालते कैसे हैं, ऑर्डर ऑफ G बटा H बराबर होता है, बराबर ऑर्डर ऑफ G, इंडेक्स नंबर तो कहते हैं इसको। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, किसी सह समुच्चय, कोई जो कितने सह समुच्चय बनाएगा, कोई जो सब ग्रुप है या उप समुच्चय है वो कितने, कोई उप समुच्चय कितने सह समुच्चय बनाएगा भिन्न भिन्न प्रकार के, उनकी संख्या इंडेक्स कहलाती है। तो एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, इंडेक्स निकाल रहे हैं, सूचकांक निकाल रहे हैं। सूचकांक का मतलब क्या होता है कि कोई उप समुच्चय कितने सह समुच्चय बनाएगा। तो ऑर्डर ऑफ G, आपका G ये हुआ, इसमें 8 अवयव है, H में 2 है, तो 8 बटा 2 कितना हुआ, 4। तो कितने सह समुच्चय बनेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि H G का उपसमूह है, G ग्रुप है और H उसका उपसमूह है, तथा A कोई अवयव है जो G से बिलोंग करता है। तो 4 कथन बताए गए हैं आपको, 2 कथन बताए गए हैं, बताना है कि दोनों सही हैं या गलत है। पहला कथन है H A का इनवर्स बराबर होगा A इनवर्स H। नंबर 2 कथन है HA बराबर HA। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो रुकिए अभी बताते हैं, पहले इस कथन को चेक करते हैं। तो HA इनवर्स, HA का इनवर्स, तो ये हो जाएगा A का इनवर्स H का इनवर्स, यही सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब अवयवों की बात होती है तो AB का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स संक्रिया A का इनवर्स, सही है। और हमें पता है कि H जो है वो उपसमूह है, जब कोई उपसमूह होता है तो उसका इनवर्स भी वो खुद ही होता है। अगर आप H के सारे अवयवों का इनवर्स निकालेंगे तो वापस H ही आ जाएगा, क्योंकि हर अवयव किसी न किसी का इनवर्स है। तो H का हर अवयव एक तरह से वो अवयव है और एक तरह से वो किसी न किसी का प्रतिलोम भी है। तो प्रतिलोमों का समुच्चय या
अवयव का समुच्चय, दोनों एक ही बात होती है। तो H इनवर्स H के बराबर हो गया, तो ये आपका बन गया A इनवर्स H। तो ये बात तो सही है। ये बात सही है? नहीं साहब। अब यहाँ इसको देखिए, क्या ये सही है? तो जवाब है, ध्यान से सोचिए, क्या ये सही है? तो हमारा जो नियम है वो क्या कहता है? हमारा नियम तो ये कहता है, जो हमारा नियम है, जो संक्रिया होती है G बटा H के अंदर, सह समुच्चय के अंदर, वो ये होती है कि अगर H x है और H y है तो ये बनाता है H x y। ठीक है, और वो भी कब बनाता है? जब पर सामान्य उपसमूह होता है। पर सामान्य उपसमूह, यानी पर सामान्य उपसमूह नहीं है तो ये बात सत्य नहीं है। तो आप बताइए कि पर सामान्य उपसमूह है क्या H? तो पहली बात तो पर सामान्य उपसमूह है ही नहीं, और अगर पर सामान्य उपसमूह होता तो भी ये बात सही नहीं होती, क्योंकि तब क्या होता, H A ये बनाता HAA बनाता, और ए स्क्वायर कह सकते हैं आप। ए स्क्वायर वापस ए आएगा, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कोई हमें थोड़ी बताया कि ए स्क्वायर बराबर ए है। तो ऑब्वियसली बात है ये हर तरीके से गलत है। पहली बात तो पर सामान्य उपसमूह है ही नहीं, तो HA संक्रिया करके वापस HA बनाए या HAA बनाए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर सामान्य उपसमूह होना जरूरी था। तो पहली बात तो वहीं कट गई। दूसरी बात है कि अगर ये पर सामान्य उपसमूह होता तब भी HAA बनाता, और HAA और HA में फर्क है। क्या कोई गारंटी थोड़ी है कि AA वापस ए ही आए? और कुछ बताया हुआ है कि AA आएगा? नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है कि श्योर नहीं है, तो ये बात गलत है। तो ये बात गलत है। तो सिर्फ इसका पहला कथन जो है वो सत्य है, दूसरा कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ग्रुप की कोटि 13 हो, कोई ग्रुप है उसकी कोटि 13 है, तो क्या बता सकते हैं वो ग्रुप क्या होगा? उसकी क्या विशेषताएं होंगी? तो भाई अगर किसी ग्रुप की कोटि 13 है, 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, मतलब एक अभाज्य संख्या है। 13 एक प्राइम नंबर है, और अगर ये अभाज्य संख्या है तो हर अभाज्य संख्या जिसका ग्रुप जो है, ग्रुप की कोटि अगर अभाज्य संख्या है, तो ऐसा ग्रुप सदैव चक्रीय ग्रुप होता है। ऐसा ग्रुप सदैव चक्रीय होता है, और हर चक्रीय ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबेलियन होता है, मतलब क्रम विनिमय होता है। तो इसकी कोटि से हमें पता लग गया कि ये ग्रुप अबेलियन होगा और चक्रीय होगा। तो सही आंसर है कि भाई ये अबेलियन है और चक्रीय है। क्योंकि चक्रीय होगा तो बेटा अबेलियन तो होगा ही होगा, क्योंकि हर चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है, क्रम विनिमय होता है। तो ये इससे पता लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, तथा ये ग्रुप होगा इकाई के घनमूलों का। अब आपको बताना है इसका कौन सा उपसमूह है। मैं चारों ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ये क्वेश्चन पहले आरपीएससी में पूछा गया है। आरपीएससी जो HM का पेपर है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपसमूह है। आप बड़े ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, बड़े ही आसानी से। कैसे? मैं आपको उसके कई तरीके बताने की कोशिश करूंगा ताकि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ये चार ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं आपको लांगराज प्रमेय की सहायता से भी समझा सकता हूँ। देखिए आपके ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 3 है, और हमें पता है कि जो भी सब ग्रुप होता है, जो भी उपसमूह होता है, उसकी कोटि ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। तो अगर ये उपसमूह है, मान लेते हैं ये उपसमूह है, इसका नाम रख लेते हैं H1 उपसमूह है, या H2 उपसमूह है, या H3 उपसमूह है, या H4 जो है वो उपसमूह है, तो वो ग्रुप की कोटि को विभाजित करेगा। H1 की जो कोटि है वो तो 2 है, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो लांगराज प्रमेय के अनुसार ये उपसमूह नहीं हो सकता, क्योंकि उपसमूह जो भी होता है उसकी कोटि हमेशा ग्रुप की कोटि को विभाजित करती है। तो जवाब है ये नहीं हो सकता। सेम यही कारण इसके साथ है, क्योंकि इसके 2 है, इसकी भी नहीं हो सकता। तो कारण सिर्फ क्या बचा? डी बचा। डी क्यों बचा? क्योंकि सिर्फ इसके पास एक अवयव है और 3 में 1 का भाग जाता है, तो ये ऑर्डर है। तो बात समझे आपने कि कौन सा है? अच्छा, दूसरा आपको समझा देता हूँ कि इनमें से जो नहीं है उनका क्या कारण है। आइए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये क्यों नहीं है? इसके पास गुणन तत्समक नहीं है, क्योंकि संक्रिया गुणा की और गुणा का तत्समक 1 होता है, 1 इसके पास है, नहीं है, तो ये उपसमूह नहीं हो सकता। फिर इन 2 पे आ जाते हैं कि या ये उपसमूह है, तो 1 हो गया मान लीजिए, ठीक है, ओमेगा हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर इसके पास है, तो ओमेगा स्क्वायर की संक्रिया जब मैं ओमेगा स्क्वायर से करूंगा, खुद की संक्रिया खुद के साथ करूंगा, तो ये ओमेगा की पावर 4 बनाएगा। और ओमेगा की पावर 4 जो है वो ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से खुद को खुद के साथ कर सकता हूँ, खुद को खुद के साथ संक्रिया कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई उपसमूह है तो वो संवर्त भी है। कोई अगर उपसमूह है तो वो संवर्त भी होना चाहिए। संवर्त का मतलब है किसी भी अवयव को किसी से संक्रिया करूँ वापस वहीं आना चाहिए। तो जब मैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से कराता हूँ तो ओमेगा आता है, जो कि यहाँ है ही नहीं, तो ये संवर्ती नहीं है। संवर्ती नहीं तो उपसमूह कैसे हो सकता है? सेम यही लॉजिक आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसमें भी नहीं है। देखिए
जब आप ओमेगा की ओमेगा से संक्रिया कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। बताइए ओमेगा स्क्वायर इसमें कहाँ है, तो है ही नहीं, ये गया। तो इसलिए ये 3 उपसमूह नहीं है, यही उपसमूह है। तो लाग्रांज प्रमेय से भी चेक कर सकते हैं आप, इससे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Z+1 ग्रुप है, इसके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक तो जनित किया गया है 2 से जनित किया गया मतलब 2Z, एक 7 से जनित किया गया यानी 7Z। 2Z का मतलब क्या, 2 से गुणा कर करके, सारे अवयव को 2 से गुणा कर दिया, 2Z बन गया। 7 से जनित करने का मतलब 7 से गुणा करके 7Z बन गया। अब ये बता रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा इन दोनों का उपसमूह होगा। मतलब 2Z का भी उपसमूह होना चाहिए, 7Z का भी उपसमूह होना चाहिए, दोनों का उपसमूह होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब कभी आ भी जाए तो ध्यान रखिएगा, आप दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 और 7 का, 2 और 7 का लघुत्तम आता है 14, तो 14Z जो होगा वो दोनों का उपसमूह होगा। 14Z जो है वो दोनों का उपसमूह होगा। समझ रहे बात। अगर कोई आपसे पूछे कि 2Z इंटरसेक्शन 7Z कितना आएगा, आपने ग्रुप थ्योरी में ये बात जो समुच्चय सिद्धांत है उसमें पढ़ा था कि 2Z 7Z, अगर एक जो है वो 2 के गुणज से बना है और एक 7 के गुणज से बना है तो दोनों के कॉमन कौन सा आएगा, दोनों कॉमन आएगा 14Z, जो 14 से गुणा होकर बनेगा। क्योंकि 2Z में वो आएंगे जिनमें 2 का भाग जाता है, 7Z में वो आएंगे जिनमें 7 का भाग जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे, कॉमन वो आएंगे जिसमें 2 का और 7 का दोनों का भाग जाता है। 2 और 7 का दोनों का भाग जाने का मतलब 14 का भाग जाता है, तो 14 का भाग जाता है वो कॉमन आएंगे, तो 14Z इनका आंसर होगा। तो Z के 2 उपसमूह हुए, 2Z 7Z, और इनका उपसमूह होगा 14Z। 14Z दोनों में कॉमन आएगा। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये होगा, इसमें आगे सारी Z की संख्याएं, इसमें आ जाएगी आपकी 2Z वाली संख्या जो 2 से गुणा होगा, मतलब 2 4 6। इसमें आ जाएगी आपकी 7Z, 7 से गुणा होने पर बनने वाली, और इसमें कॉमन आएगा 14Z, जो 14 से गुणा होने वाली संख्या है वो यहाँ आ जाएगी। तो ये आपका इंटरसेक्शन होगा, और ये आपका दोनों का उपसमूह होगा, 2Z का भी और 7Z का भी। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी HM में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और एक नोट करने लायक चीज़ भी है कि भाई अगर PZ और QZ, PZ इंटरसेक्शन QZ आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं कि दोनों का लघुत्तम LCM ऑफ P एंड Q, P और Q का LCM लेके जो आए वही कॉमन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये ग्रुप है 1 2 3 और 4, और गुणन 5 की संक्रिया है। अब आपको बताना है कि इनका जनक कौन कौन है, कौन कौन इनके जनक है। तो जवाब है एक तो जनक नहीं हो सकता क्योंकि एक तत्समक है, और तत्समक वैसे भी कुछ बनाता ही नहीं अपने अलावा, तो ये तो हो नहीं सकता, गया। 2 जनक हो सकता है, हाँ जी, 2 की पावर 1 करने पर 2 आएगा, 2 की पावर 2 करने पे 4 आएगा क्योंकि गुणा की संक्रिया है। 2 की पावर 3 करने पर, लेकिन गुणन 5 है, गुणन 5 का मतलब क्या होता है, जो आएगा उसमें 5 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो लिखेंगे। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, 8 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल आएगा 3, तो आंसर आएगा 3। तो 2 की पावर 3 3 आएगा। 2 की पावर 4 करने पर, 2 की पावर 4 करने पर वैसे आता है 16, 16 में 5 का भाग लगेगा, शेषफल आएगा 1। तो ये देख लीजिए चारों अवयव आ गए, इसका मतलब 2 जनक है। ठीक है, अगला क्या 3 जनक है, 3 पे भी ट्राई करके देखिए। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 जो कि 9 आता है, 9 में 5 का भाग गया 4, 3 की पावर 3 27, 27 में 5 का भाग दिया 2, 3 की पावर 4 81, 81 में 5 का भाग दिया, शेष वाला 1। ये लीजिए, ये जनक हो गया। तो अब क्या 4 भी जनक है, ट्राई कर लेते हैं। 4 की पावर 1 4 आ गया, ठीक है। 4 की पावर 2 करने पर 16, 16 में 5 का भाग दिया 1 आ गया। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 5 का भाग दिया 4 आ गया। फिर 4 की पावर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुणा 4 256, 256 में 5 का भाग लगा, ये 1 आ गया। अब ये तो 1 और 4 के अलावा कुछ बना ही नहीं रहा, या तो 1 बना रहा है या 4 बना रहा है, तो 2 और 3 नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, तो ये जनक नहीं है, ये जनरेटर नहीं है। क्योंकि जनरेटर वो होता है जो सारे अवयव बनाता है, ये सारे अवयव बना ही नहीं रहा, ये तो 1 4 1 4 1 4 ही चलता रहेगा। तो जनक हुए सिर्फ 2 और 3। अब आप कहेंगे सर जनक निकालने का कोई और तरीका नहीं है, बिल्कुल और तरीके भी हैं। आप याद कीजिए, जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है वो जनक होते हैं, जिनकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है वो भी जनक होते हैं। तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 है, तो वो अवयव देखिए जिनकी कोटियाँ 4 है, जिनकी कोटियाँ 4 है वो
जो है इस ग्रुप के जनक है। एक की कोटि एक तो तत्समक है, तत्समक की कोटि तो एक होती है, इसलिए ये तो ग्रुप का जनक नहीं हो सकता। 2 को देखिए, 2 पे कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, 2 पे कितनी पावर करें, तो जवाब है 2 की पावर 1 करने पे नहीं आएगा, 2 की पावर 2 करने पे भी नहीं आएगा, 2 की पावर 3 करने पे, 2 की पावर 4 करेंगे तब जाके 1 आएगा। तो 2 की कोटि हुई 4 और 2 की कोटि 4 हुई और ग्रुप की कोटि भी 4 है, इसका मतलब 2 जनक है। ऐसे आप 3 को ट्राई करिए, 3 पे कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, 3 या 9, 9 या 27, 27 थे 81, 81 में 5 का भाग लगेगा तब जाके 1 आएगा, वरना 3 की पावर 1 करने पे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 पे 4 आएगा, 3 की पावर 3 पे 2 आएगा, 3 की पावर 4 पे 1 आएगा। तो 3 की कोटि कितनी हुई 4, तो इसका मतलब 3 जो है वो भी जनक है क्योंकि उसकी कोटि भी 4 आ रही है। लेकिन 4 की बारी आएगी तब 4 की कोटि 2 करने पे आ जाएगा 1, तो 4 की कोटि 2 हुई जो कि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है, इसका मतलब 4 जो है वो जनक नहीं है। तो ना तो 4 जनक है ना 1 जनक है, जनक कौन हुआ 2 और 3, तो इस ग्रुप के 2 ही जनक है, 2 और 3। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगे होंगे, आपको इससे बेसिक समझ में आया होगा, सारी जो गहराई है ग्रुप थ्योरी की वो समझ में आई होगी। अच्छा लगा होगा तो इन वीडियो को दोबारा देखिए, कई बार समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टफ टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, आसान नहीं है, टाइम लेगा आपका।